गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं DL भारद्वाज। इतिहास में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय की अगली वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रवाद और समाजवाद। राष्ट्रवाद के बारे में पीछे हम पढ़ते चले आ रहे हैं। तो किस प्रकार राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद में परिवर्तित हो जाता है। राष्ट्रवाद एक भावना यानी एक राष्ट्रीय भावना, लेकिन यह राष्ट्रीय भावना साम्राज्यवाद यानी किसी साम्राज्य को, किसी राज्य को बढ़ाने में कैसे परिवर्तित हो जाती है, इस चीज को हम आज देखेंगे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राष्ट्रवाद का वह आदर्श वाद या उदारवाद, जनतांत्रिक स्वभाव अब नहीं रहा। करें कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी उत्तरार्ध का मतलब 1875 के बाद, 1875 से पहले जो राष्ट्रवाद की भावना लोगों के अंदर व्याप्त थी, वह राष्ट्रवाद की भावना अब उस रूप में नहीं रह गई, उसमें परिवर्तन हो गया। परिवर्तन के कारण जो है यहाँ संकीर्ण सिद्धांतों का जन्म हुआ। राष्ट्रवाद एक दूसरे के प्रति जो है अनुदार होते चले गए, यानी जो राष्ट्रवादी राष्ट्र थे वे एक दूसरे के प्रति अनुदार होते चले गए। साम्राज्यवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ये प्रायः आपस में लड़ने लगे, जिससे राष्ट्रवाद साम्राज्यवादी व्यवस्था में परिवर्तित हो गया। थोड़ा सा हम बाल्कन समस्या को देखते हैं कि राष्ट्रवाद में बाल्कन समस्या किस प्रकार महत्वपूर्ण थी। बाल्कन समस्या 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का केंद्र बाल्कन क्षेत्र था। कह रहे हैं कि 1871 में यूरोप में बाल्कन क्षेत्र राष्ट्रवाद के तनाव का क्षेत्र बन गया। इस बाल्कन क्षेत्र में कौन कौन से देश सम्मिलित थे, कौन कौन से देश आते थे। इस बाल्कन क्षेत्र में रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, सर्बिया, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया और मॉन्टेनीग्रो, ये प्रमुख राष्ट्र थे जो बाल्कन समस्या से काफी प्रभावित थे। इस क्षेत्र के निवासियों को, चूंकि ये जितने देश हैं, इस देश में रहने वाले लोग प्रायः अलग अलग भाषाएं बोला करते थे या अलग अलग जनजाति के लोग थे, लेकिन इन सभी राष्ट्र के निवासियों को संयुक्त रूप में स्लाव कहा जाता था, यानी इस क्षेत्र के निवासियों को स्लाव कहा जाता था। 19वीं सदी में ऑटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के द्वारा अपने राज्य को मजबूत और सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया, लेकिन इस प्रयास में उसको अधिक सफलता नहीं मिली। प्रयास तो किया कि ये सारे जो राष्ट्र हैं, ये सारे राष्ट्र संयुक्त रूप से जो है ऑटोमन गणराज्य का हिस्सा बने रहे, इसके लिए उसने सुधारों को करने का प्रयास भी किया, लेकिन इस प्रयासों का कोई विशेष फायदा नहीं हुआ। जो इसकी उपलब्धियां थी वो बहुत कम थी। यूरोपीय शक्तियों ने, जिसमें रूस, ब्रिटेन, जर्मनी, ऑटो हंगरी ने अपने प्रभाव को बाल्कन क्षेत्र में बढ़ाना शुरू कर दिया।
जब बाल्कन क्षेत्र की समस्याओं को देखा कि इस क्षेत्र के जो भी राष्ट्र हैं एक दूसरे की भावनाओं का कोई कदर नहीं कर रहे हैं, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए बराबर एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार रह रहे हैं, तो इन चीजों का फायदा उठाकर जो यूरोपीय शक्तियां थी वह इस क्षेत्र में दखल देना शुरू कर दी। और इन शक्तियों में रूस, ब्रिटेन, जर्मनी, ऑटो हंगरी आदि महत्वपूर्ण राष्ट्र थे। इन महत्वपूर्ण राष्ट्रों ने बाल्कन क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास किया तथा कई युद्ध के द्वारा जो है इसमें अंततः जो है प्रथम विश्व युद्ध 1914 की शुरुआत होती है। जैसे जर्मनी टर्की को अपना दोस्त, धीरे धीरे अपना दोस्त बना लिया, अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए टर्की को अपना दोस्त बनाया। दोस्त बनने के साथ वह उसकी हर एक जिम्मेदारियों पर ध्यान रखने लगा। इधर रूस भी अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए धीरे धीरे यहाँ के लोगों को स्लाव के रूप में संगठित करना शुरू कर दिया, जिसके तहत टर्की का रूस से विवाद हो गया। जब टर्की का रूस से विवाद हो जाता है तो टर्की और रूस आमने सामने हो जाते हैं, यानी युद्ध करने के लिए आमने सामने आ जाते हैं। इस युद्ध में जब ये दोनों युद्ध करने लगते हैं तो जर्मनी भी आ जाता है। जर्मनी क्यों आ जाता है कि जर्मनी टर्की का दोस्त था और एक दोस्त की सहायता करने के लिए जर्मनी भी इस युद्ध में शामिल हो जाता है टर्की के तरफ से। टर्की के तरफ से युद्ध में शामिल होने के बाद जो है अब यह युद्ध टर्की और रूस का नहीं रह गया, बल्कि जर्मनी और रूस का हो जाता है, जो यूरोप की बड़ी शक्तियां थी और विश्व के अन्य क्षेत्रों में इनका काफी प्रभाव था, जिस कारण यह युद्ध यानी टर्की और रूस का युद्ध अब विश्व युद्ध के रूप में परिणित हो गया 1914 ईस्वी में। तो यह तो बाल्कन समस्या थी। आगे हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद के मुख्य अंश क्या थे। 1857 के बाद यूरोप में बाल्कन क्षेत्र में तनाव, आपसी, भौगोलिक और जाति विभिन्नता को स्लाव नाम दिया गया। यानी अभी आपको बताए थे यहाँ बाल्कन समस्या में कि ये विभिन्न जातियों के लोग थे, इनके विभिन्न भौगोलिक आधार थे, इन सभी को समेट कर एक में इनका स्लाव नाम दिया गया। साम्राज्य के नियंत्रण में राष्ट्रवाद के विचारों को फैलाने में ऑटोमान साम्राज्य के विघटन का विस्फोट हुआ। धीरे धीरे क्या होता है, ऑटोमन साम्राज्य अपने राज्यों को संगठित करने के लिए आधुनिकी और आंतरिक सुधारों पर बल दिया था, लेकिन इसका कोई विशेष फायदा नहीं हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप इनके अंदर जो जो राष्ट्र थे वो धीरे धीरे अपने को स्वतंत्र घोषित करते चले गए और अलग राष्ट्र के रूप में जो है विश्व पटल पर सामने आए। विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूहों की पहचान आपसी टकराव बनी। ये जो विभिन्न स्लाव थे, जो राष्ट्रीय समूह थी, इनकी अपनी अपनी पहचान थी और ये आपस में एक दूसरे से लड़ने के लिए सदा तत्पर रहने लगे और इनका आपसी टकराव जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा। इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच व्यापार और उपनिवेश के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। यानी जो भी यूरोपीय शक्तियां थी, जिनको अभी हम इधर आपको बताए थे, रूस, ब्रिटेन, जर्मनी और ऑटोमन साम्राज्य, ये शक्तियां अपने व्यापार को और उपनिवेश को बढ़ाने के लिए तत्पर हो गए। ये लोग बाल्कन क्षेत्र पर अपना प्रभाव चाहते थे। इस प्रभाव को बढ़ाने के लिए ये तत्पर हो गए और प्रथम कई युद्ध हुए। जहां बाल्कन समस्या में आपको बताया कि कई युद्ध हुए, उन युद्धों के बाद जो है यह युद्ध इतना विकराल हो गया कि प्रथम विश्व युद्ध का रूप ले लिया। यानी प्रथम विश्व युद्ध 1914 की शुरुआत हुई। राष्ट्रवादी देशों में साम्राज्य विरोधी आंदोलन विकसित हुए। जो भी राष्ट्रवादी देश थे उनमें साम्राज्य को बढ़ाने
का विरोध होने लगा, लोग आंदोलन करने लगे और समाज का राष्ट्र राज्य में गठित किया गया। और करें कि समाज को राष्ट्र राज्य में गठित किया गया। यह था जो है साम्राज्यवाद, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद के मुख्य। राष्ट्रवाद की दृश्य कल्पना हम देखते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक ये हो गया था कि पहले हमको राष्ट्रवाद की दृश्य कल्पना पढ़ाना चाहिए था, लेकिन भूल से हम इसको भूल गए। तो यहाँ हम देख लेते हैं राष्ट्र की दृश्य कल्पना। 18वीं और 19वीं शताब्दी में कलाकारों ने राष्ट्र को नारी रूप में चित्रित करने का काम किया। किसी व्यक्ति को या किसी सम्राट को चित्रित करना या चित्र बनाना या प्रतिमा बनाना आसान होता है, लेकिन किसी राष्ट्र को एक मानवता के रूप में, एक नारी के रूप में चित्रित करना बड़ा ही कठिन काम है। लेकिन यूरोप के कलाकारों ने राष्ट्र के रूप में नारी को प्रस्तुत करने का काम किया। जैसा कि आप देखते हैं कि न्याय की देवी को किस प्रकार दर्शाया जाता है। एक नारी या एक महिला आंखों पर जिसकी पट्टी बंधी होती है और हाथ में तराजू लिए होती है। यह किसका प्रतीक है? न्याय का प्रतीक है। यानी यह न्यायालयों में या जहाँ न्याय से जुड़ी हुई व्यवस्था होती है उन जगहों पर इस चित्र को अंकित किया जाता है या देखने को मिलता है। इसी प्रकार यूरोप में जो है कुछ ऐसी ही नारी रूपकों की कल्पना की गई और ये नारी रूपक जो है उस राष्ट्र की पहचान बन गई या राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने का काम किए। 18वीं शताब्दी में 18वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य फ्रांस में मरियान नाम के नारी को जो है फ्रांस में चित्रित किया गया। मरियान जो है ईसाई धर्म में एक प्रचलित नाम था। इसी नाम को मरियान जो है राष्ट्र का प्रतीक बनाई गई। लाल टोपी, हाथ में तिरंगा और कलगी लिए हुए इसको चित्रित किया गया। और यह जो है इस देश के सार्वजनिक चौराहों और टिकटों और मुद्रा पर इसके चित्र को अंकित किया गया ताकि लोग इसको देखते रहें और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत बने रहें। इसी तरह जर्मन में जर्मेनिया जो हाथ में तलवार लिए हुए, हाथ में तिरंगा, एक हाथ में तिरंगा एक हाथ में तलवार और बलूत के पत्तों का ताज पहने हुए एक नारी के रूप में दर्शाया गया। ये जो है इस राष्ट्र के प्रतीक बन गए। इनको जगह जगह चौराहों पर, सार्वजनिक जगहों पर जो है अंकित किया गया कि देश के लोग इसको बराबर देखते रहें और उनके अंदर अपने राष्ट्र के प्रति भक्ति और श्रद्धा व्याप्त रहे और राष्ट्रवाद की भावना उनके अंदर भरी रहे। तो ये हमारा आज का जो वीडियो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय यहीं समाप्त होता है। इतना आपकी किताब में है, जितना आपकी किताब में है उतना हमने आपको बता दिया। आगे अगली पुस्तक हम भूगोल से शुरू करेंगे। इसमें हमने भरसक प्रयास किया है कि हर एक पहलू पर आपका जो है ध्यान आकर्षित किया जाए और इसमें जो कुछ भी कमियां रह गई हो तो आप लोग अपने पुस्तकों का सहारा लीजिए, पुस्तकों को पढ़िए। पुस्तकों में भी लगभग यही सब चीजें दी गई है। अंतर सिर्फ इतना है कि पुस्तक में एक गाथा के रूप में, कहानी के रूप में इसको छाप दिया गया है, लेकिन यहाँ हम पॉइंट दर पॉइंट उनको अलग कर करके आपको बताने का काम किए हैं। तो आज बस इतना ही। आगे फिर हम अगले वीडियो में भूगोल की पुस्तक के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।